गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SCC अकबरपुर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इतिहास की दुनिया यानी 10वीं कक्षा के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। दोस्तों, आए दिनों यदि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें, खासकर सामाजिक विज्ञान के विषयों को, तो उसमें इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है और इतिहास से 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के अंत होते होते इतना आभास हो जाएगा कि आप एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। 10 मई 1871 ईस्वी को। ये भी पूछ सकता है ना कि किसके किसके बीच हुआ था। कमा देखा हम दे दे रहे वो भी। ये संधि हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को, फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। याद रखिएगा दोस्तों, बिस्मार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? यानी कि चारों ऑप्शन में 3 गो का संबंध था इटली के एकीकरण से, चौथा व्यक्ति का नहीं था, वही हमको पता करना है। मेजिनी का था इटली के एकीकरण से संबंध, काउंट काबूर का भी था और यूसुफ गैरिबाल्डी का भी था। ये बिस्मार्क का नहीं था दोस्तों, तो बिस्मार्क पर टिक लगा देंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी होता है वियना, इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं 7 नंबर सवाल। मार्टिन लूथर कौन था? दोस्तों, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक था। धर्म सुधारक, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो होगा आंसर प्रधानमंत्री के पद पर। ये हो गया 8 नंबर का आंसर। अब 9 नंबर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है, नाविक था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की का राजधानी है अंकारा, याद रख लीजिए इसको भी। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो दोस्तों, यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन मेजिनी ने किया था, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये आंसर होगा इसका सेडान का युद्ध, ठीक है। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध याद रखिएगा, ये हुआ था 1870 ईस्वी में। हम लोग इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा, इटली और जर्मनी अभी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि अपना देश भारत किस महादेश में आता है, ठीक है। कमेंट में इंतजार करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? याद रखिएगा, मेजनी का संबंध
कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी, कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है। जाल्बेरिन या जिल्बेरिन दोनों के ही नाम है। एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, जाल्बेरिन या जिल्बेरिन? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों की। अब क्वेश्चन आया है 17 नंबर कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? यदि निम्न में से दे देता ऑप्शन 4 को रहेगा, वो तो निश्चित है। इस सब क्वेश्चन में भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन चूंकि हमको नहीं लग रहा है कि ऑप्शन देना चाहिए था, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। आप इस सब का डायरेक्ट आंसर याद कीजिएगा। ठीक है। इन सब क्वेश्चन में आंसर देना अनिवार्य हो जाता है जहाँ निम्न में से आ जाता है। तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, कि नाटककार था, कि संगीतज्ञ था, कि कूटनीतिज्ञ था? तो दोस्तों आंसर होगा कूटनीतिज्ञ था, वो कूटनीतिज्ञ था। ठीक है। 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? दोस्तों ये संधि दो देशों के बीच हुई थी, तुर्की और रूस के बीच। ठीक है। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने, लेनिन। सवाल ये भी तो हो सकता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है, वो भी लिख लिया जाए, नवंबर 1917। याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति, यदि इसे इंग्लिश में बोलेंगे वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। यदि ऑप्शन में केवल टॉल्स्टॉय भी दिया रहेगा तो इस पर टिक लगा देना है, टॉल्स्टॉय पर। लियो टॉल्स्टॉय दिया रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो टॉल्स्टॉय भी रहेगा केवल तो हो जाएगा। ठीक है। अब 22 नंबर सवाल, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समाजवादियों की बाइबिल एक पुस्तक है, उसका नाम है दास कैपिटल, दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि दास कैपिटल पुस्तक को लिखा किसने है? ठीक है, और लिखा है तो कब लिखा है? तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। ये किताब कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, किताब के बारे में हम बता रहे हैं, 1867। ये भी तीनों सवाल पूछा हुआ है एक बार कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867। याद रहेगा ना? ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पहले यह जान लिया जाए कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ कब था। तो ये हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को, और इनका जन्म हुआ था जर्मनी के ट्रियर नगर में। ठीक है, देश पूछे गए तो जर्मनी बस में। ठीक है। 24 नंबर सवाल है, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उसका आंसर होगा रूस। रूस में। ये रूस नहीं दिया ऑप्शन में तो सोवियत संघ, क्योंकि रूस का पहले का नाम है सोवियत संघ, इसका एक अन्य नाम था USSR। ठीक है।
अगला प्रश्न 25 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट, द किंग ऑफ रसिया इज नॉन एज जार। ठीक है, रूस का सम्राट जार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का गठन किए थे, याद रखिएगा, ट्रोट्स्की। दोस्तों जब लेनिन बोल्शेविक क्रांति के बाद अपना सरकार बनाया था तो उनके सरकार में ट्रोट्स्की विदेश मंत्री थे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो दोस्तों यह संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कब? 1918 ईस्वी में। थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। प्रथम विश्व युद्ध से रूस हटना चाहता था तो उसको हटने के लिए जर्मनी से संधि करना पड़ा। उसी संधि का नाम है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, जो 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1861 ईस्वी में। जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में हुआ था, याद रखिएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो आप ये जानिए पहले कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। लेनिन का जन्म पहले हम लिख दे रहे हैं, जन्म याद रखिएगा 1870 ईस्वी और मृत्यु तब, मृत्यु लिखिएगा 1924। ठीक है, लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 में, जन्म हुआ था 1870 में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए, दोनों एक ही है। रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 1789 ईस्वी में। ठीक, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम एक किताब का नाम है। इसके लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके लेखक हैं फान बोई चाउ। फान बोई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको पहले से ये याद था या कुछ याद अभी हुआ है। थैंक यू वेरी मच।